Hello friends, today we are going to discuss civics chapter 2 फेडरलिज्म. व्हाट इज फेडरलिज्म? पहले क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म आ गया कि पहले ड्राइव्ड फ्रॉम, बुक में नहीं एक्स्ट्रा है कि ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है, फ्यूडस. तो पावर इज, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. फेडरेशन इट हैज टू लेवल्स. एक तो आ गया कि गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, तो जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरा आ गया कि वो कॉमन इंटरेस्ट का ध्यान रखती है, और दूसरा आ गया कि जो गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल लेवल मतलब स्टेट लेवल, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, okay? वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान करती है. तो बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट दे एंजॉय इंडिपेंडेंट, कोई किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं. okay? आगे फिर एग्जाम्पल इसमें आ गई कि जैसे इंडिया, बेल्जियम, पाकिस्तान, जर्मनी, ये एग्जाम्पल्स आ गए. फिर उसके बाद आगे यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है. तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट. तो फेडरल, तो इसमें आ गया कि द कंट्रास्ट विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स. फेडरेशन में दो गवर्नमेंट्स, टू और मोर गवर्नमेंट होती हैं, और यूनिटरी में एक ही गवर्नमेंट होगी करके. ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या आएगा, इधर ओनली वन लेफ्ट गवर्नमेंट, या उसके सब लेवल होंगे पर उसकी वैल्यू नहीं ज्यादा होगी. गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. एग्जाम्पल्स में ले लो कि बांग्लादेश, म्यांमार, है ना, श्रीलंका, एग्जाम्पल्स है ये. तो इसमें आया कि यूनिटरी में जो है, फेडरल में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यूनिटरी में कर सकता है. तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन, इट्स नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल में. ठीक है, तो यूनिटरी में इट्स आंसरेबल. बोथ द गवर्नमेंट्स दे आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. बेल्जियम आगे एग्जांपल है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया गया. फिर उसमें आ गया कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बुक में आता है कि की फीचर ऑफ फेडरलिज्म. की फीचर्स में आगे कि टू और मोर लेवल और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. लेवल दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी होंगे. एक सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर उसके बाद दूसरा नेक्स्ट लेवल आ गया. ओके, तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, टीयर मतलब लेवल, वो दे आर गवर्न सेम सिटीजन्स. सबका अपना अपना जुडिक्शन, मतलब अपना अपना एरिया ऑफ कंट्रोल होता है. ठीक है, सेंटर अपना टैक्स लेता है, स्टेट अपना टैक्स लेता है. जुडिक्शन होता क्या है, एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी. 1 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज जुडिक्शन. फिर उसमें आ गया कि की फीचर, चली जा रहे हैं क्वेश्चन. 5 मार्क्स में आ जाता है कि ये अगर नेक्स्ट फीचर आ गया कि जुडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसकी कौन सी जुडिक्शन है, किसका लेवल कौन से वाला है, और ये जिसका लेवल कौन से वाला है कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड है. इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दी हुई करके. फिर इसमें आ गया कि जो फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी यूनिलैटरली अलोन, कोई अकेला चेंज नहीं कर सकता करके, दोनों को इकट्ठा मिलकर चेंज करना पड़ेगा. सच चेंज रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फिर इसमें आ गया कि अगर दोनों में कोई झगड़ा होता है तो कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट डिफरेंट लेवल्स. हाईएस्ट कोर्ट इट एक्ट एज एन एम्पायर. हाई कोर्ट कौन सी, सुप्रीम कोर्ट है, इट एक्ट एज एम्पायर. फिर उसमें आ गया कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज, कि कौन सा पैसा किसके पास जाएगा. तो जीएसटी है, वो भी दो लेवल की है, एक स्टेट जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है, तो वो अपने अपने पास जाएगी. कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है ये सब कुछ. ठीक है, फिर लास्ट में 7th फीचर है कि जो फेडरलिज्म हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स. ड्यूल मतलब दो ऑब्जेक्टिव कौन से वाले हैं. नंबर 1, प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. दूसरा आ गया अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी. एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज 2 एस्पेक्ट्स, एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. तो इकट्ठे मिलकर रहना. तो ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाता है, 2 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे कुछ करके आ जाता है. अब आ गया कि 2 रूट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2 रूट्स बताओ थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड. तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फेडरेशंस, एक है कमिंग टुगेदर और सेकंड है होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होती हैं कि जिसमें क्या कि जो छोटी-छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो सारी इकट्ठी आती हैं. दे कम टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट बाय पूलिंग देयर सोवरेनिटी. मतलब कि अपनी फ्रीडम इकट्ठी उन्होंने कर ली है और इकट्ठे मिलके रहेंगे. ठीक है, और क्यों, अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए. जो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में जितनी भी स्टेट्स रहेंगी तो वो सारी मिलके दे हैव इक्वल पावर्स. जैसे कि अमेरिका था,
वो इंग्लैंड के अंडर था। तो 13 स्टेट से मिलके आपस में ग्रुप बनाया था कमिंग टुगेदर में, तो मिलके एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था, सारी स्टेट्स इकट्ठी हो गई थी, तो उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 एग्जांपल्स आ गए। फिर आ गया सेकंड वन, होल्डिंग टुगेदर। तो उसमें होल्डिंग में क्या आता है कि जैसे इंडिया है, लार्ज कंट्री डिवाइडेड इट्स पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट से, जैसे इंडिया में भी है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ज़्यादा पावरफुल है। वेरी ऑफन डिफरेंट स्टेट्स दे हैव अनइक्वल पावर्स, किसी स्टेट की पावर कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर द एग्जाम्पल्स। फिर आ गया कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो उसमें आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर लेटर ऑन थर्ड टियर भी ऐड किया, थर्ड लेवल भी ऐड किया, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज ऐड किया करके। जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, दे हैव देयर ओन ज्यूरिडिक्शन। तो 3 तरह की पावर हैं अपनी, ठीक है। 3 लेवल्स के आगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, और कॉन्कर लिस्ट। यूनियन लिस्ट के आ गया, उसमें 98 सब्जेक्ट्स आ गए। सब्जेक्ट्स कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये आप मतलब अगर एग्जाम से पहले कंफर्म कर लेना, बुक में नहीं लिखी हुई है। तो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आते हैं, जो पूरी कंट्री में सेम है, पूरी कंट्री के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है उनके लिए, ठीक है। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स आ गए, वो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं। और कॉन्कर्ड में 52 सब्जेक्ट्स आ गए। अब इसमें आ गया कि हु कैन मेक लॉ। तो यूनियन में आ गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, तो यूनियन में आ गया कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। तो उसमें एग्जांपल्स आ गए, डिफेंस, बैंकिंग, जो पूरे देश में एक जैसे हैं, आर्मी पूरे देश की एक जैसी है, करेंसी एक जैसी है पूरे देश की, ठीक है। तो ये आ गए यूनियन लिस्ट। और ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। और लोकल, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आ गए। और ये आ गया कि लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आ गए। ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, इसमें एग्जांपल्स पुलिस, ट्रेड, कम्युनिकेशन, ये सारे एग्जांपल्स आ गए। कॉन्कर लिस्ट में क्या आ गया, तो कॉन्कर लिस्ट में आ गया कि सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसमें बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। इसके एग्जांपल आ गए एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, ये सारा लर्न करना पड़ेगा। तो बोर्ड में पूछते हैं कि ये वाला, कि उसके एग्जांपल दो, उसके एग्जांपल दो, ऐसे करके लाएंगे। फिर रेजिडरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि कुछ पावर्स होती है जो तीनों लिस्टों में नहीं है करके, ठीक है। तो वो आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड, तो वो सब्जेक्ट ऐसे आए हैं बाद में। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट्स। एग्जांपल लगा लो कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, एटीएम, है ना। तो ये क्या आ गए, किसमें, रेजिडरी सब्जेक्ट्स में आ गए। रेजिडरी मतलब जो बच्चे खुचे सब्जेक्ट्स हैं, वो इसमें आ गए, जो तीनों लिस्टों में नहीं है। अगला हमारा टॉपिक आता है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। तो ये आता है कि व्हाट इज, क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो ये आ गया कि फेडरलिज्म नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल, रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म कैन बी एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो ये लाइन लर्न करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो आगे आ गया कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। तो ये मेन चीजें हैं फेडरलिज्म की सक्सेस में। फिर आता है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स है कि जब स्टेट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो पेपर में अगर फर्स्ट मेजर टेस्ट कौन सा हुआ था, फर्स्ट मेजर टेस्ट हमारा हुआ था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का टेस्ट था। इंडिया ने अपनी जर्नी शुरू की थी 1947 में। अब इफ यू लुक एट द मैप, 1947 से लेके टू 2020 या अभी टिल नाउ, कि बहुत सारे, ये पुराना मैप था हमारा और अभी आ गया कि न्यू मैप आ गया। तो न्यू मैप में ये देख लो सारा कुछ चेंज हो चुका है करके, तो बहुत सारी चेंजेस आई है। तो मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, बाउंड्रीज ऑफ द मैनी स्टेट्स हैव बीन चेंज। सो दिस वाज डन, सारा कुछ क्यों किया है कि उन्होंने लैंग्वेज देख ली कि पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज दे विल लिव इन सम सेम स्टेट। Some states are not only created on the basis of language, they are based on the culture, ethnicity, geography. Example पेपर में आएगा कि which states are formed on the basis of culture, ethnicity. तो आपको कहोगे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये आगे एग्जाम्पल्स। तो जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी तो कई लीडरों को टेंशन थी कि ऐसे देश डिसइंटीग्रेट, मतलब ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ले और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी थोड़ा इसको रोका कुछ देर के लिए, लेकिन एक्सपीरियंस ने क्या शो किया कि जो हमारी कंट्री मोर यूनाइटेड हो गई है,
हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सारा ईजियर हो गया, ओके, सारा काम अच्छा हो गया। सेकंड टेस्ट हमारा क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी का। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डजंट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। बट हिंदी भी नहीं है नेशनल लैंग्वेज, हिंदी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि 40% इंडियंस ही दे स्पीक हिंदी। बिसाइड हिंदी 21 लैंग्वेजेस और भी हैं। वो कहाँ पे मेंशन है? ऑन द 8th शेड्यूल ऑफ द एक्सक्यूज मी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऐड है सारी। तो पेपर में आता है कि लैंग्वेजेस के कौन से शेड्यूल में ऐड है, तो हम कहेंगे 8th शेड्यूल में आ गया। तो वो एक चीज़ और हुई थी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहा था कि इंग्लिश हम यूज़ करेंगे 1965 तक, उसके बाद चेंज कर देंगे। लेकिन जब चेंज करने लगे 65 में, तो नॉन हिंदी स्पीक्स लाइक लैंग्वेज, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, तो उन्होंने क्या कर दिया, और ऐसे प्रोसेशन मतलब करने शुरू कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिया करके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है, अलॉन्ग विद इंग्लिश हिंदी विल बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मतलब फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया ठीक है, अब स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इन्होंने 3 पॉलिसी फॉर्मूला अडॉप्ट कर लिया कि चाहे आप हिंदी यूज़ करो, चाहे आप इंग्लिश यूज़ करो अपने ऑफिशियल काम के लिए, या फिर जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे पंजाब की पंजाबी है, पंजाबी यूज़ करो, ठीक है? तो अप टू यू कि आपने क्या यूज़ करनी है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इससे क्या है कि लेकिन देश क्या है, फिर इससे जैसे श्रीलंका में वो प्रॉब्लम्स हुई थी, तो ऐसे हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स नहीं हुई है करके। तो पर उन्होंने कह दिया कि प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल, हिंदी को हम प्रमोट करते रहेंगे करके, ठीक है। बट दिस डजंट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी, हिंदी इम्पोज नहीं करेंगे। तो अनलाइक श्रीलंका, लीडर्स और कंट्री उन्होंने बड़ा कॉशियस अप्रोच की थी कि हिंदी को कंपल्शन नहीं किया करके। जो फ्लेक्सिबिलिटी जो शो की है इंडियन लीडर्स ने, उसका प्रॉब्लम उसके क्या हेल्प हुई, इट हेल्प टू अवॉइड सिचुएशन लाइक श्रीलंका, वो सिचुएशन हमारी नहीं बनी रही। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर लैंग्वेज पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक आ गया सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशन में हम पढ़ते हैं कि बिफोर 1990 एंड आफ्टर 1990। सेंटर स्टेट रिलेशंस आप बिफोर 1990 कहते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस समय देयर वाज इरा में पीरियड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक ही पार्टी डोमिनेंस कर रही थी करके। सेम पार्टी दे रूल बोथ हैड सेंटर एंड स्टेट। द स्टेट दे कुड नॉट यूज देयर पावर इन ऑटोनॉमस वे, एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी जो स्टेट लेवल पे डिफरेंट होएगी करके, तो वहाँ पे फिर क्या है कि आपस में झगड़े होते थे सेंटर स्टेट में, एंड सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको तोड़ देती थी। कैसे तोड़ती थी? बाय यूजिंग आर्टिकल 356, बाय मिस यूजिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। तो तो इसलिए फिर आपस में प्रेजेंट रूल अप्लाई कर दिया, तो रिलेशंस क्या हो गए, सेंटर स्टेट में रिलेशंस खराब हो गए करके। तो फिर 1990 के बाद क्या हो गया, सिग्निफिकेंट चेंजेस केम आफ्टर 1990। कैसे? कि राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। तो अब क्या हो गया कि अब इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन विद द हेल्प ऑफ सिंगल पार्टी। सो अकेली पार्टी को अपनी मेजोरिटी नहीं मिली है, तो दे हैव टू टेक हेल्प ऑफ द रीजनल पार्टीज। सो दिस लेड टू द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, एंड इट वाज बिगिनिंग ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट्स। तो कोलिशन गवर्नमेंट मतलब मिलकर सारी गवर्नमेंट बननी शुरू होगी करके। नो सिंगल पार्टी गॉट मेजॉरिटी, तो फिर रीजनल पार्टीज की हेल्प लेनी पड़ गई। ओके, तो अब क्या आगे जो न्यू कल्चर पावर शेयरिंग शुरू हो गया, और रिलेशन रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट यूनिट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, तो फिर सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छे हो गए आफ्टर 1990। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब सेंटर स्टेट रिलेशन बिफोर 90 एंड आफ्टर 1990। अब उसके बाद लास्ट में ये भी है कि मेजर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इन आर्बिट्रेरी मैनर, मतलब अपनी मर्जी से मुंह उठा के जैसे मर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को तोड़ नहीं सकती है। तो इससे भी क्या आ गया है कि जब फेडरल पावर शेयरिंग है, इट बिकम मोर इफेक्टिव देन इट वाज अर्लियर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट टॉपिक हमारा है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है कि मतलब ए बिग कंट्री लाइक इंडिया इट कैन नॉट रन ओनली थ्रू द 2 टियर्स। तो सम स्टेट्स वो इंडिया में वो बहुत लार्ज है, दे आर एज लार्ज एज ठीक है यूरोपियन कंट्रीज। तो महाराष्ट्र इज एज बिग एज जर्मनी, पॉपुलेशन में यूपी एज बिग एज रशिया। तो इतनी बड़ी स्टेट्स को अगर कहो कि मोर ओवर इंटरनली भी डिवर्स है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इतनी बड़ी स्टेट्स को खाली वो एक लेवल से रूल करना बड़ा मुश्किल है। देयरफॉर तो दिस वाज द रीजन रैशनल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सो नीड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन, नीड क्या थी
कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, वो इश्यूज हैं, वो सारे लोकल लोग हैं, वही उनको ही पता है कि हमारी लोकेलिटी की क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो पीपल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर आइडियाज़ हाउ टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज द थिंग्स। All the local level, it is well possible for the people to directly participate in the decision making process. मतलब लोगों के अंदर क्या हो गया, इट हेल्प टू डेवलप ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, कि कैसे कैसे वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करना है। तो लोकल गवर्नमेंट ये बेस्ट तरीका है कि जो जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल लोगों के अंदर अप्लाई करने का। तो अब आ गया कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो ये हमारी है, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। तो उसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन हुई है, रूरल में भी हुई है और विलेजेस में भी हुई है हमारे। रूरल मतलब विलेजेस ही हो गए और सिटीज़ में भी हुई करके, ठीक है। तो उसमें क्या था कि अब इसके पूरे में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हमें क्या-क्या आई करके, डिफ़िकल्टीज़ आई कि बिफोर 92 क्या था कि जो ज़्यादा अच्छा सिस्टम नहीं था डिसेंट्रलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स थी दे वर डायरेक्टली इन द स्टेट ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे करके, ठीक है? और ना कोई अपनी पावर थी, ना कोई रिसोर्सेज़ थे। तो thus there was very little decentralization in effective terms before 1992. The major change अब 92 के बाद आई है, वो 73rd अमेंडमेंट। तो उसमें क्या हुआ करके, टू मेक द थर्ड ईयर मोर पावरफुल, तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया करके, ठीक है? तो उसमें क्या-क्या चेंजेस किए हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या-क्या चेंजेस किए हैं? नाउ गवर्नमेंट ने कह दिया कि मैंडेटरी है, अभी इलेक्शंस करने ही करने हैं आप लोगों ने, लोकल गवर्नमेंट के। अब सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द एससी एंड एसटी, ओबीसी, वो सीट्स रिजर्व की हैं। थर्ड पॉइंट आ गया कि 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन कर दिया टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत म्युनिसिपैलिटीज़। फिर आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप लोगों ने अपने पावर्स एंड रिसोर्सेज़ हैं, वो शेयर करने हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो लोकल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल हो गई है। अब लोकल गवर्नमेंट आ गई है, 2 तरह की होगी, एक रूरल एरियाज़ में आ गई है और एक फिर आ गई हमारी अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरिया में इसके 3 टियर हैं, 3 लेवल है, ठीक है? पंचायती राज उसको कहते हैं, और ग्राम पंचायत आ गई। जो विलेज लेवल का जो ग्रुप है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू वार्ड्स, तो वार्ड में जो लोग चूज़ होते हैं उनको पंच कहते हैं। जो हेड होता है, हेड इज़ कॉल्ड प्रेज़िडेंट, और सरपंच कहते हैं, जो प्रेज़िडेंट को सरपंच कहते हैं। तो ये सारी क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है। फिर ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा आ गया कि जो विलेज के जो 18 साल से ऊपर जितने भी एडल्ट हैं ना, तो उनको हम कहते हैं ग्राम सभा। जब पंचायत वर्क करती है, ओवरऑल सुपरविज़न कौन करता है? ग्राम सभा करता है। तो इसमें ग्राम सभा में जो ऑल द वोटर्स हैं, वो सारे इसके मेंबर होते हैं। दे हैव टू मीट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। तो क्यों मीट करते हैं? टू अप्रूव द गवर्नमेंट बजट, और जो पंचायत जो इसका पंचायत का जो बजट है ना, विलेज पंचायत का, वो सारा बजट को एनालाइज़ करते हैं। फिर विलेज लेवल के थोड़ी ऊपर वाली जो एक लेवल और आ गया, उसको कहते हैं पंचायत समिति और ब्लॉक मंडल। Few gram panchayats are grouped together to form panchayat samiti. Members are elected by panchayat members, head headed by chairman and deputy chairman. तो मेंबर चूज करते हैं इनको करके। फिर उसके बाद आ गया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो थर्ड बॉडी आ गई, उसका कहते हैं जिला परिषद। मोस्ट मेंबर्स आर इलेक्टेड। जिला परिषद के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। जो एमएलए है और एमपीज है, वो भी इसके मेंबर होते हैं करके। और उसके बाद आगे जो पॉलिटिकल हेड है, पेपर में आता है कि पॉलिटिकल हेड को क्या कहते हैं, इसके जिला परिषद के हेड को कहते हैं, जिला परिषद चेयरपर्सन कहते हैं इसको, जिसका हेड होता है ना जिला परिषद का, उसको कहते हैं चेयरपर्सन कहते हैं। तो ये आ गया सबसे लोअर लेवल आ गया ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ये 3 लेवल सिस्टम है पंचायती राज विलेजेस में। फिर उसके बाद आ गया अर्बन एरियाज। शहरों में क्या होता है, अर्बन एरियाज में आ गया 2 तरह की चीजें हैं कि गवर्नमेंट्स हैं, लोकल है गवर्नमेंट्स, एक म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपैलिटीज की आ गई कि दे आर कंट्रोल्ड बाय द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज होती हैं आपके, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कमिटीज एक ही बात है। तो हेड कौन होता है? म्युनिसिपल चेयरपर्सन। और जो बड़े शहरों में वो क्या होती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो उसमें हेड कौन होगा? मेयर हेड होएगा हमारा। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये हो गए पंचायती राज सिस्टम के कि दिस वाज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन डेमोक्रेसी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स लोकल बॉडीज के वो चूज हुए हैं। दिस इज द बिगर देन पॉपुलेशन मेनी कंट्रीज इन यूरोप। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इससे क्या डेमोक्रेसी हमारी डीपन हुई है, अच्छी हुई है डेमोक्रेसी। वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़ गई है करके।
तो ये पंचायती राज के हमारे बेनिफिट है। अब डिफिकल्टीज और लिमिटेशन में क्या आ जाएगा कि ग्राम सभा के इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। मोस्ट गवर्नमेंट्स दे हैव नॉट ट्रांसफर्ड देयर पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट्स एंड नॉट हैव दे गिवन एनी एडिक्वेट सोर्सेज। उनको कुछ भी नहीं। सो लास्ट वी कैन से thus we are still a long way in realizing the idea of सेल्फ गवर्नमेंट। तो डिफिकल्टीज आएंगी, तो ये 3 डिफिकल्टीज आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू फ्रेंड्स।